और देखिए, देश भर में गणेशोत्सव की रौनक है, लेकिन महाराष्ट्र की बात थोड़ी सी अलग हो जाती है, जहां 10 दिनों तक जितने धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जाता है, उतना शायद ही देश में किसी और हिस्से में आपको दिखाई दे। गणेशोत्सव के मौके पर श्रद्धालुओं के उत्साह की झलक यहां के पंडालों, मूर्तियों से लेकर प्रसाद तक साफ दिखाई देती है। ये कोई पेंटिंग नहीं, रंगोली है, गणपति की तस्वीर वाली। दूर से देखें तो लगती बिल्कुल पेंटिंग जैसी है, लेकिन असल में ये रंगोली है जिसमें बप्पा की तस्वीर उकेरी गई है, वो भी साबूदाने से। ये अनूठी कलाकारी की है मुंबई से सटे मुलुंड के कलाकार मोहन कुमार बाविचा और उनके मित्र भूपेश जोशी ने। 6 बाय 7 फुट के बड़ी सी रंगोली में 300 से अधिक रंगों का इस्तेमाल हुआ है और 40 किलो साबूदाने का। और इस खूबसूरत रंगोली को बनाने में पूरे 1 महीने का वक्त लगा है। कलाकारों ने लगभग हर रोज 12 घंटे इस पर काम किया। ये हमारा 7 फीट पे 8 फीट पहले रहता था, अभी हमारा 6 फीट पे 7 फीट का हम बनाते हैं गणपति के। जो है वैसे भी जो प्रोपोर्शनली जो हमारा जो पिक्चर मिलता है, वो पिक्चर के हिसाब से हम उसको एनलार्ज करते हैं और हमको इसके अंदर 40 किलो साबूदाना लगता है। और कलर सेट की बात करें तो कम से कम 250 या तो नियरेस्ट 300 के अंदर हमको कलर सेट बनाने पड़ते हैं। जो कलर है वो हम पहले से बना लेते हैं, बाद में कौन सा कलर डालने का वो हम लोग चॉइस करते हैं। ब्रह्मदेव और भगवान गणेश की पौराणिक कथा पर आधारित ये भव्य रंगोली मुलुंड के उमैया मंदिर में बनाई गई है, जो लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। ऐसी ही अनोखी कलाकारी दिखी अमरावती, जहां श्रद्धालुओं ने केले से गणपति की अनोखी प्रतिमा बनाई। मतलब केले के गणपति। इसमें केले के 25 घड़ का इस्तेमाल हुआ। गणपति की ये मूर्ति लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। बप्पा के प्रति प्रेम का ये भी एक रंग है। नागपुर के गणेश टेकरी मंदिर में रखा ये 1101 किलो का लड्डू गणपति को भोग लगाने के लिए बनाया गया। लगभग 5 फीट ऊंचे और 4.5 फीट चौड़े इस महालड्डू को बनाने में 22 कारीगरों ने दिन रात मेहनत की। ये महालड्डू 320 किलो बेसन, 400 किलो शक्कर, 320 किलो देसी घी, 61 किलो सूखे मेवे और 61 लीटर गुलाब जल से बनाया गया और गणपति को भोग लगाया गया। बाद में इसे प्रसाद के रूप में लोगों में बांट दिया गया। नागपुर से विक्रांत चौहान और योगेश पांडे और अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात गणपति उत्सव की। मुंबई का लाल बागचा के राजा गणेश मंडल सर्वाधिक लोकप्रिय है। भक्त यहाँ दूर दूर से आते हैं बप्पा के दर्शन करने के लिए। कल अनंत चतुर्दशी है, ऐसे में लालबाग के राजा के पैर छूने के लिए लगने वाली कतार को बंद कर दिया गया है। विसर्जन की तैयारी के लिए सुबह साथ ही दोपहर 12 बजे से मुख दर्शन बंद कर दिया जाएगा। पिछले 9 दिनों में भक्तों ने करीबन 150 तोले से अधिक सोना यहां पर चढ़ाया है। वहीं 2000 ग्राम छड़ी और कैश की बात करें तो करीब 2.5 करोड़ से अधिक का कैश भी भगवान गणपति पर अर्पित किया गया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता पारस दामा, देखिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ये जय जयकारा आज गणेश चतुर्थी के 9वें दिन भी बड़े जोरों से गूंज रहा है लोगों में। वहीं लालबाग के राजा पर आज लोगों की भीड़ थोड़ी सी कम है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज 9वां दिन है और कल भगवान श्री गणेश अपने घर वापस लौट जाएंगे। आज 9वें दिन जो भीड़ की यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कतारें हैं वो थोड़ी सी कम की गई हैं। सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि विसर्जन की तैयारियां अब लालबाग पर शुरू कर दी गई हैं। लालबाग पर विसर्जन की तैयारियों के तहत जो मन्नत की लाइन है उसको बंद कर दिया गया है। लोग जो है वो भारी संख्या में यहाँ पे पहुंच तो रहे हैं, मगर ये जो मुख दर्शन की लाइन है उसके तहत उनको अंदर ले जाया जा रहा है। वहीं मुख दर्शन की जो कतार है वो भी आज रात 12 बजे के बाद बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि लोग भारी संख्या में आना शुरू हो जाएंगे। मगर जो विसर्जन की तैयारियां हैं, ये जो पूरा आप यहाँ ये जगह देख रहे हैं, इस जगह से ही गणपति बप्पा की मूर्त को बाहर ले जाया जाएगा और उसी के अंदर का जो है वो विसर्जन की शुरुआत कल सुबह की जाएगी। लालबाग के राजा का विसर्जन सबसे भव्य होता है।
पूरा लालबाग इलाका घुमाया जाता है और उसके बाद गिरगांव चौपाटी जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। ऐसे में लोग बड़े ही भारी संख्या में विसर्जन पर भी पहुंचते हैं और अगर हम 9वें दिन की बात करें तो लोग अपना प्यार गणपति बप्पा पर हर रोज बरसाते हैं। वहीं जो दान किया जाता है उस दान में भी लालबाग के राजा पर हर रोज लाखों लोग जो अपना प्यार है वो बरसाते हैं। 9वें दिन तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भगवान श्री गणेश पर अपना प्यार बसाया है। 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है वो दान में चढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ जो है वो 150 किलो सोना जो है वो अभी तक भगवान गणेश के चरणों में अर्पण कर दिया गया है। वहीं 2000 ग्राम चांदी भी भगवान गणेश को अर्पण की गई है। आप देखिए किस तरीके से लोग अलग अलग श्रद्धा से पहुंचते हैं। यहाँ पैसों का हार जो है वो श्रद्धालुओं द्वारा बनाया गया है और वो अभी भगवान श्री गणेश को यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। कल विसर्जन है। लोग गणपति बप्पा मोरिया के नारे के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अपनी भक्ति भाव से, अपनी पूरी श्रद्धा से भगवान श्री गणेश के चरणों में अपना शीश नमन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और ये बड़ा ही भव्य नजारा होता है हर साल लालबाग के राजा पर जब लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं। यहाँ पर संख्या आप देखिए लोगों की। अब देखिए किस तरीके से भगवान श्री गणेश को ये पैसों का हार चढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें जो है भगवान श्री गणेश को श्रद्धालु द्वारा दान की जाती है। वहीं लालबाग पर और समग्र मुंबई समेत महाराष्ट्र में कल अनंत चतुर्थी का विसर्जन है। भगवान श्री गणेश अपने घर वापस लौट जाएंगे ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर लोग बड़े ही इमोशनल होते हैं उस दिन। उसकी तैयारियां अब समग्र मुंबई समेत महाराष्ट्र में कर ली गई है। लालबाग पर भी अब थोड़ी ही देर में जो मन्नत की लाइन है वो तो बंद कर ही दी गई है। रात को 12 बजे जो मुख दर्शन की लाइन है वो भी बंद कर दी जाएगी और कल ही बड़ी खुशी से और थोड़ा सा दिल में दुखद भाव लेकर भगवान श्री गणेश को अपने घर भेजने के लिए सारी तैयारियां यहाँ की जाएगी। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। इसी बीच मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शरीक होंगे। उस शुभ घड़ी का ऐलान हो गया जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगी। अगले साल 22 जनवरी की तारीख वो शुभ घड़ी होगी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक राम मंदिर का भूतल इसी साल दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जा सकता है। उन्होंने इस समारोह में पीएम मोदी के शामिल होने की भी बात कही। जो कुछ भी होना है वो 24 जनवरी तक होगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके बाद गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाएंगे और वह कार्यक्रम 28-29 तक चलता है। तो यदि होना है तो 20 और 24 के बीच में ही कोई तिथि होगी। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी इस बात की पुष्टि की है। उनके मुताबिक अयोध्या में 15 से 24 जनवरी तक अनुष्ठान होगा और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। देखिए 15 जनवरी को सूर्य उत्तरायण होंगे और जो शुभ मुहूर्त है वहीं से शुरू होगा, क्योंकि खरवास जो है 14 तारीख को समाप्त हो जाएगा। इसलिए कार्यक्रम जो है वो 15 जनवरी से ही प्रारंभ होंगे और 24 जनवरी तक चलेंगे। इसी बीच में जो लोगों ने तय किया है शुभ मुहूर्त वह 22 जनवरी है, तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के जो दिन है वो 22 जनवरी को है और 22 जनवरी को ही प्रधानमंत्री जी का आगमन अयोध्या होगा और उन्हीं के द्वारा यह प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान श्री राम लला जी अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। वहीं रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनके मुताबिक 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे के बाद एक शुभ समय में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित है और इसके लिए प्रतिष्ठित लोगों के साथ साथ 5000 संतों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। 22 तारीख को 12 बजे के बाद में
एक बहुत शुभ मुहूर्त है और इसलिए उस समय अगर हम इसको कर सके तो आनंद होगा। एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसका फैलाव सारी दुनिया में होगा। अयोध्या में हम लगभग 5000 संतों को बुलाएंगे, राष्ट्र जीवन के अनेक प्रमुख लोगों को बुलाएंगे। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत मूर्ति के नगर भ्रमण से होगी। नगर भ्रमण के बाद मूर्ति को रामलला के गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होगा। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े सारे विधि विधान 22 जनवरी को समाप्त होंगे और इसी दिन पूरे विधि विधान से रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देखिए, सबसे प्रथम तो उस मूर्ति को नगर भ्रमण कराया जाएगा, पूरे अयोध्या में उसको भ्रमण कराए जाएंगे। उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा के जो विधि विधान है वो प्रारंभ होगा। प्रारंभ होने के बाद में जो नियम है उसमें अन्नाधिवास, जलाधिवास, औषधि अधिवास, पुष्प अधिवास और ये सारी चीज उनमें रखा जाता है। इसलिए जहाँ पर स्थापित होंगे वहाँ पर नगर भ्रमण के बाद स्थापित कर दिया जाएगा। उसके बाद जितनी प्रक्रिया है वो वहीं पर होगी। कुल मिलाकर रामलला को मंदिर में विराजमान करने के लिए तैयारियों का खाका खींच दिया गया है। अब बस सबको उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या से वनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं इंडिया टुडे ग्रुप के फाउंडर, पब्लिशर और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को प्रतिष्ठित AIMA के लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली में अवार्ड लेने के बाद अरुण पुरी ने कहा कि फेक न्यूज के इस दौर में मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। करीब 5 दशक से जिन्होंने देश दुनिया की हर जरूरी खबर पर नजर रखी, जिन्होंने हर बड़ी खबरों को देखा, समझा और लोगों तक पहुंचाया, जिन्होंने बनती और बदलती हुई अलग अलग सरकारें देखी, जो 50 साल से हिंदुस्तान में जितना भी घटनाक्रम हुआ उसके साक्षी रहे, जिन्होंने पक्ष विपक्ष से परे होकर निष्पक्ष पत्रकारिता के मापदंड गढ़े। टू मीडिया अवार्ड ऑन मिस्टर अरुण पुरी। उन इंडिया टुडे ग्रुप के संस्थापक, पब्लिशर और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को प्रतिष्ठित AIMA के लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान मिलने के बाद उन्होंने जो कहा वो हर पत्रकार को जरूर सुनना चाहिए। I believe journalism is a noble profession, for it carries a social responsibility, just like doctors and teachers. In journalism, seeking the truth as best as you can and presenting it objectively, that's the aim. Today, this is even more important in today's environment, where there's an epidemic of fake news, which is going to get further aggravated by AI. And truth is becoming, danger of becoming an endangered species. And there's a tsunami of digital information. And of course, there's WhatsApp University, which lots of people get their unverified information from. It is therefore imperative that journalism has to step up to the plate and do its job honestly. And it's required for Indian democracy to survive. 50 साल की पत्रकारिता की इस यात्रा में अरुण पुरी ने कई मानक गढ़े। 1975 जब इमरजेंसी का दौर था, ये प्रेस की आजादी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण समय था। इसी साल अरुण पुरी ने इंडिया टुडे नाम की मैगजीन शुरू की। प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ पत्रकारिता का ये सफर अनवरत चलता रहा। इंडिया टुडे मैगजीन से प्रिंट मीडिया में पत्रकारिता का परचम लहराने वाले अरुण पुरी ने 1995 में टीवी मीडिया में कदम रखा। आज तक नाम से 20 मिनट का न्यूज बुलेटिन शुरू किया, जिसने टीवी न्यूज की परिभाषा बदल दी। महज 5 साल बाद साल 2000 में आज तक को
20 मिनट के बुलेटिन से 24 घंटे के न्यूज चैनल में बदलने के अरुण पुरी के फैसले ने भारत में टीवी न्यूज की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत की। Arun Puri, the visionary man behind India Today and the India Today group, he's a real, true media pioneer. I mean, with his leadership role in the media, Thomson Press, TV Today, vast range of magazines, internet, television media, he's reshaped journalism in India in a manner in which nobody else has. And I've grown up reading India Today, so I can tell you that Arun's commitment to storytelling, his media excellence, has truly been inspiring for me. I've known Arun for a long time, and he certainly contributed the media which he has pioneered in India has certainly made a huge impact on the lives of a whole lot of people in this country. खबरों की दुनिया का बेताज बादशाह है इंडिया टुडे ग्रुप और ये सफर लगातार जारी है। News is like time. It doesn't stop. It just keeps flowing. 30 सितंबर को वायुसेना अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस खास मौके पर भोपाल में एयर शो का आयोजन किया जाएगा। वायुसेना के जांबाज शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। इस एयर शो में फाइटर प्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर अपना पराक्रम दिखाएंगे। इसके अलावा वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम भी हैरतअंगेज करतब दिखाएगी। इस एयर शो के लिए भोपाल में आसमान में जबरदस्त रिहर्सल की जा रही है। फ्लाई पास की फुल ड्रेस रिहर्सल 29 सितंबर तक चलेगी। भोपाल के आसमान में ताकत और रफ्तार का रोमांच। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर वायुसेना के विमानों का पराक्रम। वायुसेना के जाबाजों का शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन। 30 सितंबर को भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस की ये तैयारियां हैं। भोपाल में वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर भोपाल में वायुसेना एयर शो की जोर शोर से रिहर्सल कर रही है। इस एयर शो के लिए बोट क्लब पर लड़ाकू विमान रिहर्सल कर रहे हैं। विमानों ने राजा भोज एयरपोर्ट से उड़ान भरकर बड़ी झील के ऊपर करतब दिखाए। विमानों ने रनवे से टच एंड गो किया। एयर शो में तेजस, मिराज, जैगुआर जैसे 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर करतब दिखाते नजर आएंगे। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। चिनूक दुनिया की तेज उड़ान भरने वाले परिवहन हेलीकॉप्टरों में शामिल है। ये हेलीकॉप्टर 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। चीन सीमा के पास लद्दाख में इसकी तैनाती भी की गई है। इस एयर शो में सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के जाबाज भी हैरतअंगेज प्रदर्शन से दर्शकों के दिल जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये टीम इंडियन एयरफोर्स की एरोबैटिक्स प्रदर्शन टीम है। टीम में 13 पायलट होते हैं। 9 एक साथ उड़ान भरते हैं। हवा में अलग अलग फॉर्मेशन बनाते इन विमानों का पराक्रम देखते ही बनता है। इसके साथ ही सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम और आकाश गंगा टीम भी हैरतअंगेज प्रदर्शन करेगी। एयर शो के दौरान एयरफोर्स के जवान स्काई डाइविंग करते भी नजर आएंगे। हजारों फीट की ऊंचाई से स्काई डाइवर हवा में छलांग लगाकर अपने पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे। फ्लाई पास में लड़ाकू विमान सुखोई 30, मिराज 2000, जगुआर, LCA तेजस अपना पराक्रम दिखाएंगे। हेलीकॉप्टर चिनूक MI-17V5 चेतक भी अपना शौर्य दिखाएगी। परिवहन विमान C-130
IL-78 और AN-32 भी एयर शो में जौहर दिखाएंगे। यह एयर शो पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज थीम पर होगा। एयर शो में नारी शक्ति का पराक्रम भी देखने को मिलेगा। महिला पायलट भी फ्लाई पास में शामिल होंगी। फ्लाई पास की फुल ड्रेस रिहर्सल 29 सितंबर तक होगी और 30 सितंबर को एयर शो के दिन आगरा, ग्वालियर और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से फाइटर प्लेन उड़ान भरकर भोपाल में आएंगे, जबकि कुछ प्लेन भोपाल एयरपोर्ट और हेलीकॉप्टर 3 EMI सेंटर से भी उड़ान भरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं खबरों के इस न्यूज बुलेटिन में आपको भरपेट जानकारी मिली होगी। और चलिए इस उम्मीद के साथ छोड़ जाते हैं। कल मुलाकात होगी एक बार फिर से लंच टाइम में बहुत सारी खबरों के साथ। बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए GMT। नमस्कार।